अगला टॉपिक है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस। ठीक है, इसमें तीन कंडीशंस हैं। अच्छा, पहले भी जो हमने पिछले में किया काम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के तीन इक्वेशंस थी, इसमें अननोन फाइंड्स किए। इसमें भी तकरीबन हमें काम वही करना है, लेकिन कुछ कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये कंडीशंस याद कर लें आप, तो पीछे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो आपने काम किया, काम इसमें भी वही करना है। पहली चीज़ है कि अगर हमारे पास रैंक ए और रैंक ए बी इक्वल ना आए तो सिस्टम जो है वो हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अननोन की वैल्यूज़ फाइंड ही नहीं करनी। आप लिख देंगे इनकंसिस्टेंट है तो वैल्यूज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी एक्स वाई जेड की, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन है कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अगर हमारे पास रैंक ए बी और नंबर ऑफ अननोन यानी कि एक्स वाई जेड जितने भी हो, अगर 4 इक्वेशन हो सकता है 4 अननोन हो, 5 इक्वेशन हो सकता है 5 अननोन हो, तो वो हमारे पास अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकाल के दिखानी होंगी, जैसे हमने पीछे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन है कि कंसिस्टेंट हो और मैनी सॉल्यूशन हो। वो कब होंगी? अगर रैंक ए और रैंक ए बी तो बराबर हो गए लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन से कम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई जैसे लास्ट रॉ है वो चारों उसमें ज़ीरो आ गए तो हमारे पास रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन तो 3 होंगे, तो भले रैंक ए और रैंक ए भी बराबर हो, लेकिन अगर वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर नहीं है तो हमारे पास कंसिस्टेंट होगा लेकिन मैनी सॉल्यूशन। ये थर्ड कंडीशन बन जाएगी। हमारे पास तीनों इक्वल होंगे तभी कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी हम वैल्यूज निकालेंगे। ये वाला इन मैनी सॉल्यूशन वाले में केस में क्या होगा वो हम आगे जाके देखते हैं, वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, वही सेम जो पीछे काम किया, तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, मैट्रिक्स में पुट किया, क्या बनाएंगे? एचलॉन बनाएंगे। क्योंकि इसमें देखो मेथड जो है मेंशन नहीं है कि गॉस एलिमिनेशन से करें या गॉस जॉर्डन से, तो हमारी मर्जी है। ठीक है, हमने क्या किया? एचलॉन बना लिया। एचलॉन बनाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? हमारे पास तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशंस में रैंक इन्वॉल्व है, रैंक ए बी और नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज तो हमारे पास 3 है, हमने देख लिया। ठीक है, हमें रैंक ए और ए बी देखना है। ये जो रैंक हम देख रहे हैं चारों कॉलम से, ये हमारे पास रैंक ए बी कहलाता है। और रैंक ए क्या कहलाता है? अगर हम कांस्टेंट वाली लाइन हटा दें, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा था ना, हम ऐसा मैट्रिक्स देखें जिसमें कांस्टेंट्स वाली लाइन ना हो, तो वो ये है, तो ये हमारे पास रैंक ए कहलाएगा। अगर हम सिर्फ इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट रो हमारे पास तीनों जीरो है ना, तो ये हमारे पास इसमें रैंक क्या है? रैंक ए हमारे पास आ गया 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 हैं। और जब हमने रैंक ए बी देखा, रैंक ए बी देखेंगे पूरे से मैट्रिक्स से, पूरे मैट्रिक्स से, तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये देखें, ये वाली रो अब नॉन जीरो बन गई इस 1 की वजह से, तो हमारे पास रैंक बी ए बी क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, रैंक ए 2 आ गया, रैंक ए बी 3 आ गया, तो रैंक ए और रैंक ए बी तो बराबर ही नहीं है। फर्स्ट कंडीशन निकल गई, तो हम क्या कह देंगे? सिस्टम जो है हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, बात खत्म, वैल्यूज निकालनी नहीं एक्स वाई जी की। जेड की तो यहाँ से खैर निकल भी नहीं सकती क्योंकि यही जीरो है। ठीक है, अब हमारे पास ये पहली कंडीशन हो गई एग्जाम्पल 1 इनकंसिस्टेंट वाली। अब यूनिक सॉल्यूशन वाली एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, वही 3/4 का मैट्रिक्स बन गया, यहाँ कांस्टेंट पुट कर दिए, सॉल्व किया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के एचलॉन बना लिए। ठीक है, एचलॉन बन गया, यूं हाथ रखा रैंक ए देखने के लिए, रैंक ए आ गया 3, क्योंकि ये देखें तीनों नॉन जीरो हैं। और जब ये देखा तो ये भी 3 ही बता रहे हैं, क्योंकि रैंक ए में नॉन जीरो रहा तो इसकी वजह से रैंक ए भी 3 हो गया। अब अगर रैंक ए 3 आ गया तो रैंक ए भी तो 3 आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ ज़ीरो होता भी तो इस 1 की वजह से ये पूरी रो तो हमारे पास रैंक ए बी में भी जो है वो नॉन ज़ीरो रहती, तो हमारे पास रैंक ए बी भी 3 आ गया। तो ये हमारे पास रैंक ए और रैंक ए बी बराबर हो गया। थर्ड कंडीशन क्या देखेंगे? नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ अननोन्स थे एक्स वाई और जी, 3 नंबर ऑफ अननोन्स थे, तो अब यहाँ पे रैंक भी 3 है, तो ये हमारे पास तीनों कंडीशन इक्वल आ गई, रैंक ए बी और नंबर ऑफ अननोन। अगर नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा होते तो फिर थर्ड केस लग जाता हमारे पास मैनी सोल्यूशन वाला, लेकिन यहाँ पे तीनों इक्वल है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन लग गई, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। इसमें अब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है हमने, ये आप देखें जेड की वैल्यू 2 नज़र आ रही है, यहाँ पुट करेंगे -5 के साथ हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करेंगे हमारे पास एक्स आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई।
थर्ड कंडीशन, वही तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, मैट्रिक्स में पुट की, एचलॉन बनाया, लीडिंग वन के नीचे जीरो आ रहा है, यहाँ भी लीडिंग वन के नीचे जीरो आ रहा है, लेकिन लास्ट रो हमारे पास जीरो है। रैंक ए देखा वो भी टू आया, रैंक ए भी देखा वो भी टू आ गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास रैंक ए भी टू हो गया इसकी वजह से, और रैंक ए बी भी टू हो गया, लेकिन नंबर ऑफ रोज थ्री हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास थर्ड कंडीशन बन गई, कंसिस्टेंट जो है वो है लेकिन विद मैनी सॉल्यूशन है। अब हमारे पास मैट्रिक्स से हम z की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, ये यूनिक सॉल्यूशन वाले से हमने z की वैल्यू निकाल ली थी, वो पुट करके y की निकाल ली थी, वो पुट करके y x की निकाल ली थी। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड में आप देखें कि चारों जीरो हैं, इसमें तो z की वैल्यू आ ही नहीं सकती, z की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट करेंगे तभी तो y आएगा, और जब y और z आएगा तब जो पुट करेंगे तभी तो x आएगा, तो हमारे पास तो z की वैल्यू ही नहीं पता। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि z की वैल्यू सपोज करेंगे। सर ने क्या सपोज करवाई है, k करवाई है, और k बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन ये आ जाएगी कि अब हम z को k सपोज करेंगे, और k कोई भी वैल्यू रियल नंबर में से हो सकती है। इसी वजह से हमारे पास ये कहलाता है कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। इसके मैनी सॉल्यूशन, बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल k की वैल्यू ज़ीरो होगी तो y की वैल्यू ये आएगी, k की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू ये आएगी, k की वैल्यू 2 होगी, 10 होगी, 15 होगी, तो उस हिसाब से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ वेरी करेंगी। z को k सपोज कर लिया, z को पुट किया सेकेंड वाली y वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास y भी k की फॉर्म में आ गया, 1-4k/7। अब y को हमने x में पुट किया और z को भी जो k था वो पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास x भी k की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया x y z -1/7 -3/7 के 1/7 -4/7 के और इधर k। अब हमने k की वैल्यूज़ पुट की, x के हमने ऐसा बनाया कि -1/7 यहाँ रखा, -3/7 के यहाँ रखा। y का क्या किया है, इसको एलसीएम ब्रेक कर दें, 1/7 इधर पुट किया, -4/7 के इधर पुट किया। अब k की वैल्यू अगर जीरो है तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है, ये -1/7 और 1/7, क्योंकि ये दोनों टर्म जीरो हो रहे हैं, ठीक है। ये हमने अलग अलग नहीं लिखा हुआ, ये एक साथ ही लिखना है। थोड़ा इस तरह लग रहा है कि मैंने एक ही वो लिखा हुआ है, मतलब ये जैसे अलग कॉलम बनाया हुआ अलग कॉलम बनाया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे। एग्जैक्टली जो लिखा हुआ था हमारे पास वैल्यू पुट किया हमने, ये आपस में माइनस हो रहे हैं, अलग अलग कॉलम नहीं बने हुए, ठीक है। जब ये ज़ीरो हुआ तो -1/7, ये ज़ीरो हुआ तो 1/7, फिर हमने k को 1 रखा, तो 1 रखने के ऊपर फिर हमारे पास यहाँ 1 पुट हुआ, और फिर इनके साथ माइनस हो के प्लस हो के जो भी हो के हमारे पास ये आंसर आया। जब 2 पुट किया तो फिर वही इसी तरह आंसर आया। अब ये तो फिर हमें करते रहना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8, ये तो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, तो ये काम नहीं करना। अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स था या 3/4 का, जैसे इस केस में हमारे पास 3/4 का मैट्रिक्स था, तो हमने सिर्फ 3 वैल्यूज़ के लिए करके दिखा दिया, 0 1 2 और आगे लिख दिया एंड सो ऑन। अगर 4 का मैट्रिक्स दे दिया, 4 अननोन फाइंड्स करने, तो उसमें आप 4 दफ़ा k को सपोज कर लें, कोई 5 दफ़ा कर लें, ज़्यादा दफ़ा करने की है तो, वरना इन्फिनिटी तक चलता रहेगा एंड सो ऑन। आप लिख के 2-3 वैल्यूज़ निकाल के दिखाएं और अल्लाह हाफिज़ कर दें, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ये केस हो गया कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशंस।